नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर के ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 92nd एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। सबसे पहले हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आज हम 20 मिनट देरी से ऑनलाइन हुए हैं। हम जस कालरा का वेट कर रहे थे। जस कालरा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज़ द सन ऑफ मिस्टर रवि कालरा। मैं रवि जी से किसी का परिचय नहीं कराऊंगी क्योंकि इन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है आज के इस एपिसोड में हमें बहुत सारी बाधाएं जो आ रही हैं, इनके पीछे भी कुछ कारण होगा। सबसे पहले रवि जी का परिचय और उनका स्वागत। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच जी। आपका समय बहुत कीमती है और बहुत लोगों के बीच बटा हुआ है, और हम ज़्यादा देरी ना करते हुए आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे अब, क्योंकि आपके काम के बारे में पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी लोग अच्छे से जानते हैं कि अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन किस तरह का काम कर रही है। लोग ये भी जानते हैं कि आपने कब और कैसे शुरुआत की। जस कालरा का इस काम को संभालना जो है हैज़ कम एज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बिकॉज ही इज़ वेरी यंग। मात्र 21 वर्ष की उम्र, और उन्होंने अभी अपना 21वां जन्मदिन भी मनाया जी। तो जस का इंट्रोडक्शन अर्थ सेवियर्स में कैसे हुआ? जी, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया एकता जी, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने ये जो समाज के अंदर बड़ी पॉजिटिव बात अभी जो आई है कि जस ने इतनी डेंजरस फाउंडेशन जो एक तरह से वॉर जोन है। जी जी बिल्कुल। और मैं तो आगे उसकी परिभाषा बताऊंगा, एक मौत का कुआं है ये। जी बिल्कुल। और अपने मन से उसको ज्वाइन किया अपनी आत्मा के साथ में, और जबकि सारा कंफर्ट जोन होते हुए लाइफ में। बिल्कुल। तो जस की अगर आपको बचपन की बात बताऊं तो वो जब अभी कुछ दिनों का ही था, हार्डली 25 दिन का ही मुश्किल से होएगा, तब से वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहा है। ओह वाह। तब से। तो बचपन में जब 25 दिन का था तो मैं जस को और उसकी मम्मा को लेकर इंग्लैंड में माइग्रेट हो गया था। और रास्ते में फिर जर्मनी भी गए, उस दरमियान नीदरलैंड्स के अंदर भी रहे, और फिर बाद में इंग्लैंड के अंदर फाइनली लंदन में रहे। वो बात हो रहा है कि बड़ा हार्ड टाइम था, बड़े दुख दर्द देखे, बट पूरी फैमिली को मन बना के गया था कि वहीं रहेंगे, और फिर वापस इंडिया आए। और तब से जस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता आ रहा था। और उसकी एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में हुई, ऑस्ट्रेलिया में अपना घर, अपनी गाड़ी, पूरा कंफर्ट जोन। उसके बावजूद भी ये सब होते हुए भी वो सेवा को इतने अच्छे से भांप रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, और सब कंफर्ट जोन होते हुए उसने जो अपनी लाइफ का निष्कर्ष निकाला कि मैंने सेवा में ही जीवन समर्पित करना है। ये मेरी भी समझ से बाहर थी बात, बट मैं तो ये कहूँगा ये शायद परमपिता परमेश्वर यही चाहते होंगे। और ये शायद, मैं तो सबसे बड़ी बात 100 करोड़ बातों की एक ही आपको अच्छी बात बताऊंगा कि शायद हमारे पुरखों ने मोती दान किए होंगे कि आज जस ने सेवा संभाल ली और गरीबों और दुखियों के वेलफेयर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी। और मुझे लगता है कि परमपिता परमात्मा या हम उनकी कहीं कृपा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जस के डीएनए में और जीन्स में भी है शायद। क्योंकि एक तो ये कि बच्चा बचपन से जो देखता है वही वैसे ही संस्कार लेता है। हाँ जी। जस ने मेरे आज ज़्यादातर सवाल जस से जुड़े होंगे। जरूर। और हम ये जानना चाहेंगे कि जस ने साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में स्टडीज़ की हैं जी। इसके बावजूद उन्होंने इस फील्ड में काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि उनका योगदान, दैट टू इन हिज प्राइम एज, जिस उम्र में शायद बच्चे अभी यही सोच रहे होते हैं कि हमें कौन सा प्रोफेशन या लाइफ में आगे क्या करना है, इसका ही निर्णय ले नहीं पाते। उस उम्र में जस का ये निर्णय ले लेना कि वो इस तरह के काम में आना चाहते हैं। और जैसा आपने कहा मौत का कुआं, ये बिल्कुल सही बात है कि हेल्थ को इतना रिस्क होना, या ये मतलब डिजीज़ से जहां अपने भी अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडमिक। लोगों ने अपने परिवार के व्यक्ति को अलग छोड़ दिया और अस्पताल से क्लेम नहीं किया या जैसे भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब जस ने ये निर्णय लिया तो आपने मना नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों? सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, और मैंने भगवान जी को उल्टा परमपिता परमेश्वर को शीश नवाया कि ईश्वर ने
मौका दे दिया कि मेरे साथ साथ और भी कोई हाथ बटाने वाला तो आ गया। रवि कालरा द फाउंडर हैं जिन्होंने मना नहीं किया, लेकिन पिता होने के नाते कि आपको नहीं लगा ये बहुत रिस्की है, इतनी कम उम्र में इतने खतरे के बीच में आना और काम करना? जी सच में ही मना नहीं किया मैंने। मुझे मालूम था कि ये बहुत रिस्की है, इसमें 1 सेकंड की भी कभी भी डिजीज़ हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो मृत्युशैया पे आते हैं, बीमारियां लगी होती हैं, और आजकल तो पूरा वर्ल्ड कोविड से भयभीत है। 3rd वेव आने के पूरे चांसेस बल्कि आ भी चुकी है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये सब पता होते भी मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे जो बेसहारा लोग हैं उनको बचाने के लिए अपना जीवन तो समर्पित करना ही चाहिए। और जैसे मैं सब पब्लिक को ही बताता रहता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे देश को और हमारी धरती माता को इस समय त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की रक्षा करने के लिए एक जुनून चाहिए, ममता चाहिए, और दूसरों के दर्द पिएंगे तभी दूसरों के दर्द दुख दूर करेंगे। तो मेरे पास ऐसी संज्ञाएं थी कि जैसे वो बोलते हैं ना कि वो जो गेहूं है वो तवे पे जलती है, पिसती है, तभी भूख मिटाती है दूसरे की। फिर मेरे पास ये भी एग्जाम्पल था कि जैसे नारियल है वो भी कटता है तभी दूसरे की प्यास बुझाता है। बिल्कुल। तो अपने आप को मरना ही पड़ेगा, मिटना ही पड़ेगा अगर दूसरे को सहारा देना है तो मैंने तो उसका वेलकम किया। तो बाकी तो भगवान जी हैं। आपके इस जज्बे को सलाम है, क्योंकि एक तरफ है रवि कालरा, फाउंडर ऑफ अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, और दूसरी ओर एक पिता जिनका 21 साल का बच्चा ये कहता है कि उसे इस क्षेत्र में काम करना है जो वैसे भी मुश्किलों से भरा है। इट इज़ नॉट ईजी, एंड कंसिडरिंग दैट हेल्थ वाज अ कंसर्न हियर एंड ही वाज एट रिस्क, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में अब तक रहे, तो इंडिया में आके इस तरह के किसी मुद्दे पे काम करना बहुत ही चैलेंजिंग है। क्योंकि हम युवाओं से उम्मीद भी रखते हैं रवि जी कि वो समाज के इस तरह की चैलेंजेस को अपने ज़िम्मे लें और उनके प्रति काम करें। तो जब हम जस को देखते हैं तो जस के आने से एक वेव ऑफ फ्रेशनेस तो आई ही है। ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, ये तो आप ही का बोया हुआ बीज है, लेकिन जस के आने से एक नयापन आया है, एक फ्रेशनेस आई है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट वाज हिज स्टेपिंग इनटू दिस? जी मैं भी इसको बड़ी पॉजिटिविटी में देखता हूँ, बड़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं, और यंग बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल भी समाज में सेट हुआ है। उसके आपको एक प्रमाण देता हूँ। एक हमारी संस्था के वेल विशर हैं, वो अपने बेटे को बिजनेस के कोर्स के अंदर MBA में अभी एडमिशन करा रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने देखा एग्जाम्पल कि जस ने अपना सारा कंफर्ट जोन छोड़कर और सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि छोड़ो MBA वगैरह, और आप सोशल वेलफेयर का कोर्स कर लो, यही रास्ता है जो ईश्वर से कनेक्ट करता है और देश को बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बड़ा अच्छा साइन दिया, और सच में जस भी यही चाहता है। मेरे को बोल रहा था कि पापा इनमें तो भगवान बसते हैं इनकी सेवा में, ये तो एक तरह से शॉर्टकट रास्ता है ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए। और उसने खुद बोला नथिंग बियॉन्ड सेवा। और मैंने जब उससे पूछा कि मैंने तो आपको कभी प्रभावित नहीं किया और यहाँ इतनी नेगेटिविटी है, तो आपने बोलते नहीं पापा आपने तो कुछ नहीं बताया, बट मेरे लिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली, ये बात प्रूव हो गई। एग्जैक्टली। तो so I completely agree with Ravi ji that action speaks louder than words, because only when you lead by example can you actually inspire. अगर आते ही जस ने एक लड़के को इंस्पायर कर दिया कि वो MBA ना सोच के और इस तरह से सोशल सर्विस में या सोशल वर्क में पढ़ाई करके और इसी पे आगे काम करना चाहते हैं, दैट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो रवि जी ये बताइए कि जस के आते ही जो आसपास के गांव हैं, ख़ासतौर से बनवाड़ी के लोग, हम वैसे मीडिया में तो देख ही चुके हैं, अखबारों में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपके मुँह से जानना चाहूँगी कि जस को उन लोगों ने कैसे वेलकम किया, अपनाया या नहीं, और जस का क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? जी सबसे पहले तो बताता हूँ कि जब जस ने फाइनली डिसाइड किया, वो सुबह सुबह का टाइम था, वो मेरे पास घर पे ही था, और क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम ही सब हुए, और वो 1.5 साल पहले वापस आ गया था मेलबर्न से, कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी बंद थी, तो अपनी पढ़ाइयों में लगा हुआ था, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दिए। तो फिर उसने बोला पापा, उस दिन मेरे को याद है 2 अगस्त का दिन था, तो उसने बोला आज मेरा रिजल्ट है और मेलबर्न 5 घंटे आगे है,
तो उसको सुबह सुबह ही रिजल्ट आ गया। तो सुबह सुबह ही मेरे दरवाज़ा उसने डोर नॉक किया और बोला पाँव हाथ लगाए और बोला मैं फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएट हो गया हूँ, पास हो गया हूँ और अपना पूरा जीवन अब सेवा में समर्पित करता हूँ, जैसे आप चाहोगे वैसे सेवा करूँगा। मैंने कहा नहीं, आपने डिसाइड किया है, अब जैसे आप चाहोगे वैसे सेवा करना, और अब आपका एग्ज़ाम है, हम देखना चाहेंगे कि आपके मन में क्या और आप कैसे सेवा में क्वालिफाई करोगे। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। बट हाँ, इतना मैंने किया, सारे स्टाफ को मैसेज कर दिया कि आप एक स्पेशल वेलकम करना, लेट्स बाउंड हिम, ठीक है, और उसको कंधे पे बाहर डालते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर हमने जस को गेट के पास ले गए और फ्लावर्स मंगा लिए, फूल मंगा लिए और खूब फूलों की वर्षा की, वेलकम किया। फिर जस ने सबको ग्रीट किया बुजुर्गों के साथ। हम देखना चाहते थे कि वो कैसे करता है। तो स्टाफ के लिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क था, सब घबराए हुए थे कि कैसे हो सकता है कि कोई अभी 5 मिनट में वो गरीबों को देखते ही बोल देंगे अरे हाथ पैर फूल गए, मेरे बस की नहीं है, यहाँ तो स्मेल आ रही है, कोई कीड़े पड़े हुए हैं, कोई पागल है, कोई गंदा कर रहा है, कोई टॉयलेट बाथरूम कहीं भी कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो अभी जस्ट बोल देगा मेरे बस की नहीं है। लेकिन हम एक एक वॉच कर रहे थे मूवमेंट जस का। तो जब फूलों की वर्षा हुई, वेलकम किया, फिर हमने कहा आप क्या चाहोगे, हमने कहा मैं सब बुजुर्गों के पाँव हाथ लगाना चाहूँगा। सो ही वेंट टू ईच एंड एवरी वन, सबके पाँव हाथ लगाए, सबको हक किया, सबका हाल चाल पूछा और सबको जिनकी ब्रेन ठीक है उनको बोला कि अब मैं भी आपकी सेवा करूँगा और 24 घंटे में आपकी सेवा में हाजिर हूँ। फिर सबको मिठाई खिलाई, खाना खिलाया, सबके दुख दर्द पूछे। फिर उसके बाद यहाँ बैक ऑफिस में हमने इनवाइट किया सारे स्टाफ ने, फिर ऑफिशियल वेलकम किया। फिर जस की स्पीच हुई। और उस स्पीच के अंदर सब बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि स्टाफ बड़ा हाईटेक है, उसमें आईटी स्टाफ है, अकाउंट सेक्शन है, एडमिन टीम है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। सो ही हैड टू कम अप ऑफ एवरीवन उस लेवल पर कि वो उनको ओवर लीड कर सके। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम था। एंड टेक माई वर्ड्स, ट्रस्ट मी, उस दिन भगवान जी साक्षात यहाँ पे विराजमान थे और जस ने इतने अच्छे से सबको लीड किया, इतनी अच्छी स्पीच दी, इतनी नेचुरल स्पीच थी। उसके अंदर उसने बताया कि मुझे भी अब मौका मिला है, मैं आपके साथ मिलके काम करूँगा और देश के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जिसमें वाटर क्राइसिस, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक हैजर्ड्स, पॉवर्टी, क्राइम, हंगर, ये सब भी, और इनकी सेवा, और शमशान के अंदर जाके लवारिस लाशों का दाह संस्कार। जी। और सबको जैसे बोला कि मेरा वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है और किसी स्टाफ को कभी कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो स्टाफ के पास इतने क्वेश्चंस थे, आईटी वालों ने अपने हाईटेक क्वेश्चंस रखे, तो जस ने सबको चारों खाने चित कर दिया। अकाउंट सेक्शन को भी पूरी इंटरनेशनल पॉलिसीज बता दी, लीगल डिपार्टमेंट को भी पूरे लीगल सारे थीसिस बता दिए, एडमिन कैसे चेंज करना है, कैसे संस्था की ग्रोथ करनी है, कैसे वेलविशर्स को इस लीड की तरफ बढ़ाना है कि वो भी सेवा में प्लेज हों और एक अच्छा मैसेज आए। तो सब विन विन था और सारे स्टाफ ने फिर ओपन हार्टेडली वेलकम किया एंड एक्सेप्टेड किया, उनको एक्सेप्ट किया कि अब वो हमें लीड करेंगे, वो एक नई दिशा देंगे। तो वो सबके अंदर एक नई जोत जलाने वाली बात थी। और जब हमने उसको थोड़ा पब्लिसाइज किया, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डाला, तो सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। लोगों के बड़े फ़ोन आए कि हमारे बच्चे भी इसी एज के हैं, उनके लिए भी एक दिशा बन गई। और मैं एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, जब जज कर सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते सेवा में। तो ये समाज के लिए एक बड़ी अच्छी बात थी जो एक गॉड सेंड की तरह थी। राइट। तो एक ऐसा एग्ज़ाम, ना सिर्फ ग्रेजुएशन बट ये एक और एग्ज़ाम था जिसे बिना तैयारी, बिना प्रिपरेशन और बिना चीटिंग के जज ने बहुत अच्छे कलर्स से पास किया। लेकिन जब गांव की बात आती है और आसपास के रूरल एरियाज़ की बात आती है, तो जज तो प्रिपेयर्ड हैं, और जब वो आए तो तब भी वो प्रिपेयर्ड थे। स्टाफ भी वेलकम करता है, लेकिन गांव वालों को कहीं ऐसा नहीं लगा कि उनकी थोड़ी सी दूरी है जैसे, क्योंकि ये तो अपने हैं, आपको तो इतने सालों से वो देखते आ रहे हैं जी। लेकिन एक विदेश में पढ़ा हुआ बच्चा जो ऐशो आराम से पढ़ा बड़ा हो जी, उनको, उनमें क्या वही भाव है कि ये हमारे साथ वैसे ही जुड़ के काम कर सकेंगे जैसे रवि जी करते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको कन्फेशन के साथ बताऊं कि जो भी मैं जस के बारे में बोल रहा हूं वो एक पिता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ। मैं अब उसको एक जगत बेटा समझ रहा हूँ और वो समर्पित है समाज को अच्छा दिशा देने के लिए।
तो उस माध्यम से मैं बताऊंगा कि गांव में भी बड़ा भय था। अच्छा। गांव ने सोचा कि अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया है तो सब करते हैं, कोई बात नहीं, कान पकड़ के उसको भी बैठा दिया। जी, एक्चुअली अगर जज होते तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ। जी, आप सही बता रहे हैं। लेकिन गांव के यहाँ कुछ लोग जॉब भी करते हैं हमारे यहाँ, तो जो भी उन्होंने मैसेज दिया तो गांव वालों ने तुरंत अपना एक पैनल बनाया। जो मैंने भांपा है, गांव ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया, जो मैंने आभास किया तो 15 अगस्त का दिन आ रहा था जी। तो 15 अगस्त में स्कूल के गांव में हमेशा मेरे को इनवाइट करते हैं बंदवाड़ी में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, झंडा फहराने के लिए, वहीं होता है ध्वजारोहण के लिए। तो इस बार उन्होंने जस को मुख्य अतिथि बनाया पूरे गांव ने, और स्कूल के अंदर बहुत भव्य फंक्शन का आयोजन किया गया और सारे गांव को इनवाइट किया गया। तो गांव के सभी भूतपूर्व जितने सरपंच, नंबरदार, प्रधान और बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, सब महिलाएं, बच्चे सब उपस्थित थे। बहुत बड़े बड़े माइक स्पीकर्स लगा दिए गए और जज का बहुत ग्रैंड वेलकम किया। गांव की शैली के अंदर हार पहनाए गए, पगड़ी पहनाई गई और फिर उसके बाद जज की वहाँ स्पीच कराई गई। तो जज के संबोधित के अंदर, क्योंकि जज प्लान नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था कि गांव वाले इतना आदर सम्मान देंगे और वो जानना चाहेंगे जज के अंदर एक्चुअली क्या है। तो ये सब बड़ा ही नेचुरल था और सीक्रेटिव था, कुछ आवाज नहीं था इस बातों का। तो जज जब की स्पीच हुई जज की, तो सब लोग रो रहे थे, क्योंकि जज ने अपनी स्पीच में प्योर, जबकि उसकी हिंदी बहुत टाइट है, उसने हिंदी में सबको बोला कि मुझे भी अब आपकी गांव की सेवा करने का मौका मिल रहा है, आप मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए, मेरा फ़ोन भी 24 घंटे का फ़ोन है, कभी कोई तकलीफ़ हो मुझे भी मौका दो आपकी सेवा करने के लिए, और मेरी हिंदी टाइट है, मैं स्कूल में आता रहूँगा, मुझे आप हिंदी सिखाओ, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। और जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के अंदर होते हुए इंटरनेशनल लीग के सदस्य थे और सेंटर फुटबॉल प्लेयर थे। अच्छा। तो सेंटर फुटबॉल प्लेयर बड़ा एक्टिव होना चाहिए और बड़ा ब्रेन वाइज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा पैशन है स्पोर्ट्स और मैं आपको स्पोर्ट्स में भी लीड कराऊंगा, गांव के अच्छी जगह नाम होगा, आगे बढ़ाएंगे, और भी गांव की वेलफेयर के लिए जितनी अच्छी बातें थी वो सारी कन्फेशन और प्लेज के साथ उसने बोली। तो गांव में इतना अच्छा मैसेज गया, इतना अच्छा, सब गांव प्रभावित हो गए और सबने एक्सेप्ट किया। एक्चुअली ये सच बात है कि अगर कोई बात दिल से निकलती है तो वो दिल तक पहुंचती है और छू जाती है। और जहाँ तक जस की बात करें हम, तो एक युवा के साथ में जुड़ने से वैसे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एक एक्सपीरियंस हमेशा बोलता है, लेकिन जब युवा शक्ति जुड़ती है तो नए विचार, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का आभास होता है। और उसमें केवल सोशल वर्क ही नहीं, आप देखिए कि जैसे स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट है या गांव के युवा और बच्चों में भी इंटरेस्ट जागृत होगा। अब तक उनको लगता था कि समाज सेवा या ये वो लोग करते हैं शायद जिनके पास और कोई काम नहीं रह जाता, या ये कि जिनके पास बहुत धन है या जिनके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के साधन है कि चलो समाज सेवा में लगा दिया। लेकिन जस के जुड़ जाने से ये ज़रूर लोगों तक मैसेज गया है, जो प्रेरणा भी बनकर निकलेगा कि सब कुछ होते हुए भी आपको समाज सेवा करनी चाहिए और समाज के लोगों से जुड़ना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि आते ही उनका स्वागत भी किया गया और हाल ही में जस ने अपना 21वां जन्मदिन मनाया, तो वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से मनाया था। उसके बारे में कुछ बताइए। ये शायद पहली बार हुआ होगा, पर आपके टाइम पे तो किसी ने, आपका टाइम में इसीलिए कह रही हूँ कि अब जस का टाइम है। बिल्कुल जस का टाइम है। तो जस ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? जी, नई जनरेशन का टाइम है और बाई चांस अब जस ने पूरे 21 वर्ष पूरे किए, तब वो 22वें वर्ष में आ गया। तो बड़ा अच्छा था, स्टाफ ने बहुत ग्रैंड वेलकम किया, बैंड बाजे थे उस दिन। और उस दिन जस ने अपने बर्थडे के पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी। ये बात भी बड़ी भावनात्मक है जो मैं बताने वाला हूँ, जो समाज को जरूर जाननी चाहिए। और एकता जी, आपके माध्यम से पहला मैसेज समाज को जा रहा है, तो मैं भी बड़े गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। और वैसे भी आप सेवा को बहुत प्रमोट करते हैं, प्रचार करना पसंद करते हैं। आपका चैनल उसमें मैं तो कहूँगा नंबर 1 रहता है। और ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि पहला इंटरव्यू जस के लिए आपकी तरफ से ही हो रहा है। तो ये एक सुनहरे अक्षरों में बात जरूर आ जाएगी। जस की कमी रह गई है, पर जस की बातों की कोई कमी नहीं है। तो उस दिन की बात बताऊं
कि जब जस का बर्थडे था तो 15 दिन पहले से ही प्लानिंग शुरू की थी। और इस प्लानिंग के अंदर सबसे पहली बात यही थी कि जो गांव के अंदर बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं है जी। तो जस ने ये प्रण लिया कि जिनके घर टॉयलेट बाथरूम नहीं है उनके घर में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में टॉयलेट बाथरूम बनवाए जाएं। अच्छा, तो उसने हर घर में मतलब कुछ घर, क्योंकि जस की जो पर्सनल सेविंग है तो उसने अपना बजट बता दिया कपल ऑफ लाख रुपीस का कि ये मेरी पापा पर्सनल सेविंग है, ये यूज करके इन घर सेलेक्ट कर लिए जाएं जिनके घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं है उनके घर टॉयलेट बाथरूम, फिर जिनके घर लाइट नहीं है उनके घर में सोलर लाइट लगवा दी जाए। जो महिलाएं सिलाई कलाई का काम करना चाहती हैं, अपना बिजनेस शुरू करनी चाहती हैं, उनको सिलाई मशीन की ना सिर्फ मशीनें बाकी सारा सामान भी दिया जाए। अच्छा, हाँ जी, खाली खाना पूर्ति नहीं की मशीन दे दी, मशीन दे के छोड़ दिया, वो नहीं, पूरा साधन जैसे काज, बटन, रील और बुकरम जो भी कपड़े होते हैं वो सब भी, ताकि वो अपना दिनचर्या बिजनेस में लगा सके और उनकी कुछ अर्निंग हो। और इसके अलावा गांव के अंदर जो बच्चे हैं, एक दिन पहले जन्मदिन के गांव में स्पेशल प्रोजेक्टर लगाया गया जी, चाय पकौड़े का बंदोबस्त किया गया और बच्चों को सिंगिस किंग पिक्चर दिखाई गई। हाँ, जो तो ये बड़ी अच्छी बात थी। हाँ, मैं पर्सनली जब मैंने भी ये मुझे पता चला था तो मुझे ऐसा लगा अंदर से, इट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग फीलिंग, बहुत भावुक महसूस हुआ मुझे भी कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है ये, ऐसा कोशिश करना कि उन बच्चों को भी वही फीलिंग दे सकें बर्थडे की, या उनके साथ मिलके मना सकें। और हम कितने सालों से वैसे बहुत सारे ऐसे समाज सेवियों से सुनते भी आ रहे हैं और हमने अपने इस प्लेटफॉर्म में हर एपिसोड में इस चीज़ पर जोर दिया है कि कृपया अपने जो स्पेशल ओकेजन्स हैं, चाहे आपका बर्थडे है या आपके दादा दादी की डेथ एनिवर्सरीज हैं, पुण्यतिथि है, जन्म दिवस है, तो प्लीज़ उस पर कोशिश कीजिए कि हम इस तरह का कुछ करें जिससे कि आम लोगों के साथ मिल के सेलिब्रेट करें, या कोई पेड़ पौधा लगाइए, किसी की मदद कीजिए। तो ये उसकी शुरुआत है एंड दिस इज अगेन सेटिंग एन एग्जांपल। बट इसके अलावा और क्या क्या वो भी बताता हूँ। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई थी उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की। इसके साथ साथ मंडावर गांव और बंदवाड़ी गांव के कुछ ऐसे गरीब लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम धंधा आता भी नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जस ने अपने बजट के अंदर उनके लिए रेडियाँ खरीद के दी, और ताकि वो छोले भटूरे या फिर अंडा परांठा, लस्सी, छाछ, समोसे, ये सब बेच के अपने लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये भी करा। फिर सुबह से जितने बेसहारा लोग संस्था में रहते हैं, बेड रिडन लोगों को क्लीन किया, डायपर चेंज किए, उनको नहलाया, उनको स्पंज किया, उनको खाना खिलाया, उनको मिठाई दी। ऐसे इसने अपने बर्थडे का रूटीन शुरू किया। ये बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे सुन के, और अगर उनके मुंह से पता चलता तो शायद और भी पूछते कि अचानक से ही एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से निकल के यहाँ आना जी, और इस तरह से उनकी सेवा कर पाना, मतलब उनको टच कर पाना, ये जस ने बहुत सहजता से अपना लिया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। ठीक है, सेवा में जीवन दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सेवा भी एक यज्ञ होता है, और यज्ञ तो तभी सफल होगा जब उसमें आहुति आएगी। आहुति मतलब पैसे। अब पैसे तो चाहिए, और एक बड़े बुजुर्ग भी समाज में एक बात बोल गए हैं कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। अब चैरिटी तो करना चाहते हैं, पता लगे खुद ही घर चलाने को पैसे नहीं है तो कहाँ से करेंगे। तो जस ने एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा यंग जनरेशन के लिए सेट किया है कि वो जितना वो सेवा में समर्पित है उतना ही वो बिजनेस में भी कोशिश करेगा। तो वो अपना इंटरनेशनल बिजनेस का ऑफिस खोल रहा है जिसके अंदर वो इंटरनेशनल कमोडिटीज को लीड करेगा, और बिजनेस भी और सेवा भी दोनों को बैलेंस करेगा, और जो बिजनेस में अर्निंग करेगा अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन करते हुए सेवा के अंदर भी वो इन्वेस्ट करे। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये कोई आवश्यक नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपना पेट काट कर हम समाज की सेवा करें, वो मुमकिन भी नहीं है। तो ये भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि अपना कंफर्ट जोन मेंटेन करना कोई बुराई नहीं होती है, बट प्लीज गॉड से उन लोगों की तरफ भी ध्यान दो जो सड़कों पे बेसहारा घूम रहे हैं, जैसे गौ माता, लोगों को कीड़े पड़े होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, और हम सब उनको ओवर इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तो वो दोनों चीज़ों का एक जस ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
कि आप पहली बात तो एक तो ये कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को युवाओं में इसलिए भी बढ़ावा दे रहे हैं कि जॉब सीकर मत बनिए, बिकम अ जॉब जनरेटर, सो जनरेट जॉब्स फॉर अदर्स। दूसरा ये कि अगर इकोनॉमी तरक्की करती है, अगर युवा जो विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ अ पॉपुलेशन, अगर युवा इस चीज़ को, इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, तो तभी उस इकोनॉमी में से गरीब या ज़रूरतमंद जो तबका है हमारे समाज का, उसके लिए वो काम कर सकते हैं। वरना वो काम के लिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि फंड्स की या पैसे की आवश्यकता तो हर काम के लिए है, और अगर हम दोनों में बैलेंस बनाते हुए कर सके तो इससे बेहतर और क्या होगा जी। तो इन सब के अलावा, क्योंकि जस्ट ने बहुत डिजिटाइजेशन पर भी मतलब फोकस करें, और मैंने देखा कि उनके आते ही अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन का जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका भी रंग एकदम बदल गया जी। और जस्ट ने बहुत हिम्मत करके जैसे लिखा कि आप लगभग 8,000 लोगों का दाह संस्कार कर चुके हैं, और जस्ट ने अपनी शुरुआत 2 से की, और वो पिक्चर्स भी बहुत दिल दहलाने वाली थी। तो उनका, और ऑफ कोर्स आपके एक्सपीरियंस के साथ किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? जैसे सोशल मीडिया भी है, क्योंकि लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, आपने सही कहा। जिसने भी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया है जी। और हमारी डिजिटल मार्केटिंग को भी लीड करने की पूरी कोशिश हो रही है, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और न सिर्फ इनको डिजिटल में बल्कि फिजिकल प्रेजेंस भी, और अपने काम की और सेवाओं को आगे लाके, सिर्फ ये नहीं कि फंड रेज करना है, क्योंकि वैसे तो इस चीज़ को मैं दरकिनार नहीं कर सकता क्योंकि फंड्स की बड़ी सख्त जरूरत होती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि संस्था तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन कभी रुपए पैसे की मदद नहीं मिली, और समाज में बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ तो गवर्नमेंट की बहुत हेल्प आती है, ऐसा नहीं है। और लेकिन हाँ, उनकी छत्र छाया है, उनकी बहुत मोरल सपोर्ट है, बट फंड्स की बड़ी नीड होती है और कभी मिले नहीं। इसके अलावा फॉरेन, बहुत लोग सोचते हैं कि फॉरेन से बड़ी हेल्प आ रही है, बस सच्चाई ये है कि हमारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, हम पैसे ही नहीं ले सकते फॉरेन से 5 पैसे भी, और लोग सोचते हैं कि इनके पास तो फॉरेन की बड़ी हेल्प है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि संस्था के जो मिशन है वो, जैसे मंडावर गांव में अब 2000 अबैंडन सीनियर सिटीजन और डिसेबल लोगों की फ्री व्यवस्था हो रही है, तो लाखों का खर्चा रोज होएगा और पैसे है ही नहीं, संस्था वैसे ही माइनस में चल रही है, तो जिसके सामने वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल है। और तो उसको जस्ट लीड करेंगे, तो उनके बड़े अच्छे विचार हैं कि कैसे इसको प्रमोट करना है, तो उस दिशा में अच्छे काम शुरू हो चुके हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इससे एक समाज में बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा कि भगवान नहीं करे कोई सड़कों पे अनाथ बेसहारा मिल गया तो उसको ओवर इग्नोर मत करो। ऐसी संस्थाओं में, या जैसे हमारी संस्था में कोई धर्म जात का भेदभाव नहीं है, कोई पैसे नहीं लिए जाते, तो यहाँ एडमिशन करा सकते हो। तो वो जिसका बहुत बड़ा फोकस है, वो खुद आधी आधी रात को जा रहा है, लोगों को सड़कों पे ढूंढता है, उनको यहाँ लेके आता है। जैसे वो खुद अपने किसी काम से कहीं गया है और रास्ते में देख लिया कोई मानसिक रोगी पड़ा हुआ है, कोई कीड़े पड़े हुए हैं, तो तुरंत स्टाफ को व्हाट्सएप लोकेशन भेज देता है कि फटाफट टीम भेजो और ये रेस्क्यू कर लो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर शमशान भी जा रहा है और उसने ऐसी लाशों के दाह संस्कार का जिम्मा उठा लिया जो लाशें यमुना में तैरती मिलती हैं, या सुसाइड होते हैं, मर्डर होते हैं, और या बड़ी घिनौने तरीके से नालों में सड़ी गली लाशें रहती हैं। अभी थोड़े दिन पहले जिसके साथ मैं शमशान गया था, और वो शमशान घाट है जहाँ सिर्फ लवारिस लाशें ही पुलिस लेके आती है, और इतनी तीक्ष्ण गंध थी, तो जस ने खुद उनके कफन खोले, उनकी प्रेयर की, हाथ जोड़े। मैंने पूछा जस से कि जस आप समाधि लगा के तुरंत बैठ गए, तो आपने क्या उस समय बोला? मैंने फोटो बोला, तो जस ने बताया कि मैंने लाशों से बातें की, उनके बिल्कुल अंदर चला गया मैं, और फिर कनेक्ट किया भगवान जी से, और मैंने भगवान जी से ये प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, इनके परिवार वालों को पता ही नहीं है कि ये मर गए हैं, तो प्लीज़ इनको मुक्ति देना और अपने यहाँ स्थान देना। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये बातें तो वो हैं जो मैं करता था और मैंने जस को बताई भी नहीं, और उसके अंदर से थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि अंतिम सत्य को उसने जानने की कोशिश की, और लोगों को ये बेड़ा उठाया है कि उनको लाइफ में एक डिग्निफाइड लाइफ देनी है, सड़क से रेस्क्यू करके, और फिर भगवान नहीं करे कोई मर जाता है
तो उसको भगवान जी के द्वार तक, अंतिम यात्रा तक स्थान देना है। तो ये बहुत अच्छी बात ये जाहिर है संस्कारों से, परिवार के संस्कारों से ही आता है आने वाली पीढ़ी में। और जो मैं शायद पहले भी मैंने बोला कि जीन्स और डीएनए में भी होता है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आगे आपकी प्लानिंग, मतलब हम पैंडेमिक से तो जूझते अब 1.5-2 साल हो गए हैं, और हम थर्ड वेव को भी अब मान रहे हैं कि वो ऑलरेडी हिस्सा बन चुकी है। तो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी है जो ऑलरेडी आपके आश्रम में हैं, दोनों जगह। अब 2 जगह स्प्लिट हो गया और आपके ऊपर 2 आश्रमों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो इन लोग का हेल्थ चेकअप और ये सब आपके ज़िम्मे है। आप जो बाहर से भी केसेस आ रहे हैं, और आप तक हम भी जानते हैं कि सरकारी संस्थाएं भी या प्रशासन ये भी सब इस तरह के केसेस आप ही के पास भेजते हैं। तो आप इन सब को हैंडल करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? मतलब उसमें प्रशासन से आपको कितनी मदद मिल रही है या आपको कितनी मदद चाहिए? जी, वैसे तो हमारी संस्था के अंदर समाज कल्याण विभाग, ऑनरेबल कोर्ट्स, पुलिस विभाग, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो सब अबैंडन और डिसेबल लोगों को डे एंड नाइट एडमिशन कराते हैं। तो वो तो मैंने आपको कन्फेशन कर दिया कि कभी सरकारी रुपए पैसे की मदद नहीं मिली, लेकिन वो जो मोरल सपोर्ट है वो एक तरह से हमारे लिए कवच का काम करती हैं। क्योंकि समाज में बड़ी नेगेटिविटी है। जैसे हमारे शास्त्रों की बातें कर लें तो 5 पांडव थे तो 100 कौरव थे, हमारे कई हजार कौरव हैं। फिर समाज में एक ये भी चलन है कि इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी बहुत है। तो वो भी हमारे साथ पूरी फिट होती है। तो और वैसे भी आजकल ये एक घिनौनी बात आपको बताऊं कि जो हम खाते हैं, जैसे नकली खोया, नकली पनीर, सिंथेटिक दूध, गंदा पानी, प्रदूषित हवा, और पापड़ी चाट, टिक्की, गोलगप्पे, आम पापड़, चूरन, ये सब धड़ल्ले से गंद बिकता है हमारे आसपास। कोई कुछ भी गंद खा रहा है, कोई कुछ भी गंद बेच रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये गंद जाने अनजाने में जो हम खा रहे हैं, इससे हम जो खाएंगे वही तो बोलेंगे। तो वही गंद सब बोलते हैं। नेगेटिविटी ज़्यादा ट्रैवल करती है, अच्छाई देर से पहुंचती है और बुराई आग की तरह फैल जाती है। तो ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट की जो पैसे नहीं हैं उनके हमारे पास, लेकिन जो मोरल सपोर्ट वो देते हैं वो हमारे लिए एक ड्राइव की तरह काम करती है। तो वही हमारे साथ चलन है। संस्था दिन रात 24 घंटे समर्पित रहती है और सेवा में हम डटे रहते हैं। राइट। तो जहाँ तक मॉरल सपोर्ट है वो तो प्रशासन से, सरकार से, या जैसे भी वो अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन को मिलता ही है। और थर्ड वेव की तैयारी, इन द सेंस हेल्थ वर्कर्स हैं वो आपके ऊपर इतने सारे, मैं तो इन्हें आपके बच्चे ही कहूँगी जिनका जिम्मा आपके ऊपर है। और समाज में भी जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें भी लोग इन तक पहुँचा जाते हैं। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप, यूँ तो आपकी हर बात एक मैसेज है, पर मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें आपसे जोड़ सकती है? क्योंकि गैप तो बनाना बहुत आसान होता है, टू ब्रिज दैट गैप इज़ व्हाट वी आल्सो ट्राई। द मीडिया और न्यूज़ एनसीआर की भी ये कोशिश रहती है कि लोगों को आप तक, आपके पास पहुंचाएं। तो आप उन तक क्या मैसेज देंगे कि अगर पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए ऐसा समाज? जी एकता जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मौका ढूंढता ही रहता हूँ कि अपनी सेवा के माध्यम से अब अच्छा लगता है कि कुछ अच्छी बातें भी लोगों को बताऊं, जिससे और लोगों में जोश जले, वो भी सेवा के प्रति कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझे, सोच भी जागृत हो। तो इसमें तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे धार्मिक मंच हैं, सामाजिक मंच होते हैं, या राजनीतिक मंच होते हैं, या सत्संग होते हैं, जलसे होते हैं, कहीं पब्लिक गैदरिंग होती है, तो उनमें सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए, और वो विषय है मानव कल्याण, जीव जंतुओं और पर्यावरण की रक्षा। बहुत सुंदर। और जो ये विषय हैं ये बड़े निगलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे ऐसा धारणा है अगर इन विषयों पे हम बात ही नहीं करेंगे तो निष्कर्ष कहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल। तो ऐसे मंचों पर यही विषय होना चाहिए। फिर दूसरा, आजकल क्या है कि हमारी कंट्री बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, उन सब के लिए जो सबसे बड़ा विषय है हर पहले परिवार के अंदर की जॉब्स नहीं है। बिल्कुल। हम सब ये बोलते हैं कि अरे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब बड़ा होके बड़ी चिंता है बेचारे की कहीं नौकरी लग जाए, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है
कि आप भगवान जी से ये मत मांगो कि भगवान जी इसकी कहीं नौकरी मांग लग जाए। अगर भगवान जी से मांगना है तो ये मांगो कि हे भगवान हमारा बच्चा 100 लोगों को नौकरी दे दे। बहुत बढ़िया। तो ऐसी ड्राइव आ जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ। और दूसरा ये भी कि जैसे नौकरियों की बड़ी दिक्कत है, बट मेरे पास कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो बड़ी अटपटी हैं, और वो नौकरी अगर आपके माध्यम से सब तक मैं पहुंचा दूं तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। वो ये है जो नौकरियां मैं अभी बताने वाला हूँ, हर परिवार में अगर इस बात में 10 लोग भी समझाएं तो देश का भला हो जाएगा। वो ऐसी नौकरियां हैं एकता जी जिनके लिए किसी को इंटरव्यू नहीं देना, कोई आपको एक्सपेल नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए और कोई एज बार नहीं है। आप कभी भी शुरू कर सकते हो, अपने मरणोपरांत तक कभी भी ख़त्म कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसी नौकरियों को इख्तियार कर लें, मतलब ऐसी जॉब्स को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो मज़ा आ जाएगा जीने में। और वो जॉब्स हैं एकता जी, जैसे कि गरीब बच्चों को भीख मांगने से बचाने की जॉब कीजिए जी, वृद्ध लोगों की सेवा करने की जॉब कीजिए, महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य करने की जॉब कीजिए, नदियों को पोल्यूट होने से बचाने की जॉब कीजिए, गौ माता को सड़कों पर कूड़ा खाने से बचाने की जॉब कीजिए, बहुत अच्छी, पेड़ पौधे लगाने की जॉब कीजिए, पेड़ पौधों को कटने से बचाने की जॉब कीजिए, स्टिंकिंग स्मेल अनट्रीटेड वेस्ट को दूर करने की जॉब कीजिए, बहुत बढ़िया, जलवायु प्रदूषण को दूर करने की जॉब कीजिए, वाटर क्राइसिस को दूर करने की जॉब कीजिए, जनसंख्या जो अनुपात बहुत बढ़ रहा है, पुरुष ज़्यादा महिलाएं कम, बिल्कुल, ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है जिसका लोगों को आभास नहीं है, इसको दूर करने की जॉब कीजिए। ऐसे बड़े विश्व शांति के ऊपर कार्य कीजिए। अभी तो हम मोहल्ले के लिए भी काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन है, इतनी अच्छी इंग्लिश का है कि स्कॉलर्स भी फेल हैं। तो जब हमें इतना ज्ञान हो चुका है, इतने अच्छे ज्ञान के शस्त्र अस्त्र हैं हमारे पास, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे सुख शांति के लिए हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपको इंडिया की बाउंड्री से अपने दिमागों को चलाकर आप यूरोप में, अफ्रीका में, गल्फ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह, अफगानिस्तान, इराक, जहाँ आज भी बच्चे भूखे मर रहे हैं या फिर आज भी वॉर्स हो रही हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल एरिना में आइए। वर्ल्ड पूरा डिजिटल बन चुका है, तो उस तरफ भी सोचिए कुछ। तो अगर आप ऐसे कार्य करेंगे जो मैंने बताए अभी जॉब्स के बारे में और इंटरनेशनल पीस के ऊपर या रक्षा के ऊपर, तो आपका ऑरा भी बड़ा पॉजिटिव होगा, आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे, जो काम आपके कभी नहीं बनते हैं वो भी बनने लग जाएंगे, और यही रास्ता हम सबको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो ऐसी सेवाएं करके अपना जीवन भी बैलेंस करना चाहिए और अपनी मदद के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभानी चाहिए। डेफिनेटली बहुत ही सुंदर बातें कही हैं रवि जी ने। जब हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके और इस तरह की पॉजिटिविटी का ज्ञान लेते हैं तब हमें शायद वो बात ज़्यादा समझ आती है, लेकिन जब हमें मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते। ये जितनी भी बातें रवि जी ने कही हैं इस वक्त, वो इस तरह के आई कॉल देम एज यूजुअली सम प्रोफेशनल्स कॉल देम गोल्डन नगेट्स। सो दीज आर दोज वर्ड्स एंड दीज आर दोज जॉब्स जिसमें आपके पास से आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सिवाय इसके कि आपकी पॉजिटिविटी और आपका थोड़ा सा समय। अगर हम डिजिटाइजेशन को बाउंड्री लेसनेस के लिए अपनाएं, क्योंकि अब हमें कोई भी दायरे रोक नहीं रहे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं। तो अभी तो हमने, जैसा कि सर ने कहा कि हम केवल अपने परिवार या शायद छोटे से मोहल्ले के बारे में भी नहीं ठीक से सोच पाते। तो सोचिए अगर हम मोहल्ला और उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद शहर, नगर और फिर राज्य, तो अभी तो बहुत लेवल्स पे काम होना बाकी है। लेकिन अगर हम इसी फ्रेशनेस और जिस तरह की फ्रेशनेस और एनर्जीज जस्ट लेकर आए हैं अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में, अगर उसी तरह की फ्रेशनेस को हम और आगे दूसरे फोरम्स पर भी ले जा पाएँ, एंड वैसे हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक बार फिर जस को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके अपने विचार क्या हैं। और वैसे तो रवि जी ने जो हमें बताया वो एज फाउंडर ऑफ अर्थ सेवियर्स है, नॉट एज फादर ऑफ जस कालरा, विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है, और अब जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, मार्केट्स में भी घूमने जाते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर आइए। इस टाइम उनके पास भी समय है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन स्कूल्स इतना नहीं है, तो थोड़ा सा समय निकालिए, बच्चों को लेकर आइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए इस जगह को विज़िट कीजिए,
जानिए कि समाज में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड जो काम रवि जी कर रहे हैं या हम छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं, इट नीड्स मोर हैंड्स। बिल्कुल तो हमें हाथों की ज़रूरत है। जिस भी तरह से हम किसी तरह से साधन बन सकें समाज में कुछ अच्छा कार्य करने का, तो करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति की नींद आती है। इतनी तकलीफ़ें दिन भर देखने के बावजूद आई एम श्योर रवि जी भी चैन की नींद सिर्फ इसीलिए सो पाते हैं कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस वादे के साथ कि हम जल्द से जल्द जस को भी आपके सामने लेकर आएंगे। और रवि जी, आपके समय का और आपकी इस पूरी जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा पॉजिटिविटी देते रहते हैं, हमें भी मिलती है, समाज को भी मिलती है। और कल शाम 4 बजे हम आपसे फिर रूबरू होंगे किसी ऐसे ही मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR। और आपको भी और जनता को भी नमस्कार। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।